हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सोशियोलॉजी। मैं हूं डॉक्टर पूजा सिंह, आपकी एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह की। सोशल ग्रुप के बारे में जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं या डिटेल क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल मेंस एग्ज़ाम्स में, तो उन सभी के बारे में आप इस ग्रुप में जान सकेंगे कि उन क्वेश्चंस को बेस्ट तरीके से कैसे सॉल्व करें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू सोशियोलॉजिकल वीडियोस and put the bell icon so that new videos notification you will get. Thank you. Let's get into the video. सामाजिक समूह। सामाजिक समूह होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जो ह्यूमन है, चूँकि सोशियोलॉजी जो है वो समाज का अध्ययन है। समाज में ह्यूमंस रहते हैं, इंसान रहते हैं, मानव सम रहते हैं। तो प्रत्येक मानव अपने पैदा होने से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी रूप में संस्थाओं का सदस्य होता है। जब वो पैदा होता है तो परिवार का सदस्य होता है, जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपने प्ले ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनका सदस्य हो जाता है। उससे थोड़ा और बड़ा होता है तो पीयर ग्रुप का सदस्य होता है, स्कूल का सदस्य होता है। साथ ही साथ अगर वो स्पोर्ट्स भी करता है तो उनके जो स्पोर्ट्स क्लब होते हैं या स्पोर्ट्स ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनका सदस्य होता है। धीमे धीमे करके जिस स्टेजेस में, जो लाइफ स्पैन में वो पर्सन होता है, उससे रिलेटेड ग्रुप्स का वो मेंबर होता है। और इन ग्रुप्स के थ्रू उनकी जो नीड्स होती हैं ह्यूमंस की, मानव की, वो पूरी होती रहती हैं। तो मानव समूह जो हैं वो मानव के जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना समूह के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो देख लेते हैं डेफिनेशन। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं एवं सामान्य उद्देश्यों के लिए आपस में अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करते हैं, व संबंध स्थापित करते हैं, तो एक समूह का निर्माण होता है। मीन्स कि कोई भी ग्रुप है या कोई जहाँ दो या तीन व्यक्ति एक साथ इकट्ठे हैं और वो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। प्रभावित कैसे करेंगे? अंतःक्रिया से। क्योंकि अगर चुपचाप खड़े हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई अंतःक्रिया नहीं हो रही है, तो वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों के बीच में अंतःक्रिया हो रही है, और जो अंतःक्रिया हो रही है, जो वो लोग काम कर रहे हैं, वो किसके लिए? किसी एक म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने के लिए। कोई सामान्य उद्देश्य है जो सभी के इंटरेस्ट के साथ जुड़ा है, सभी के हित के साथ जुड़ा है, उसके लिए वो इंटरेक्शन कर रहे हैं और आपस में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सोशल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो एक सामाजिक समूह मीन्स सोशल ग्रुप को फॉर्म करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोशल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं? इट्स वेरी सिंपल। नंबर 1, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। उनमें आपस में कार्य विभाजन होना चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता है, तो अलग अलग काम लोगों को डिप्यूट किए जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग अपने पोजीशन और स्टेटस से रिलेटेड वर्क को, रोल्स को परफॉर्म करते हैं। सामान्य हित, समूह में एकता होनी चाहिए। ठीक है, सामान्य हित, लोगों के इंटरेस्ट एक जैसे होने चाहिए, इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, आपस में टेंशन नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। समूह में एकता होनी चाहिए, क्योंकि अगर एकता नहीं होगी, सब लोगों के बीच झगड़ा होगा तो एकता नहीं होगी। एकता नहीं होगी तो आपस में वो मिलजुल कर वो समूह काम नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाएगा। समूह की सदस्यता को ऐच्छिक बताया गया है। मीन्स आप हर समूह के सदस्य नहीं हो सकते हैं। आपको जो समूह अच्छे लगते हैं, जो लगता है कि ये इस वर्तमान में हमारी ये आवश्यकता है, हमें इसकी पूर्ति हेतु इस ग्रुप से जुड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और आपने सोशियोलॉजी एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट किया हुआ है, तो आप
जो मेरा ग्रुप है स्टडी सोशियोलॉजी उसके साथ जुड़ रहे हैं तो आप एक ऐच्छिक रूप से वॉलेंटरीली रूप में आप मेरे ग्रुप से जुड़ रहे हैं तो और जब आपका हो सकता है ये इंटरेस्ट फुलफिल हो जाए तो आप कभी भी ग्रुप लेफ़्ट भी कर सकते हैं। ये है। फिर है स्तरीकरण। सामाजिक समूह में स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है, मीन्स सभी पद समान नहीं होते हैं, सब पद का अपना अपना रोल है, अपना अपना स्टेटस है। ग्रुप ए के पद हुए, ग्रुप बी के पद, इस तरीके से ग्रुप में होता है। फिर है सामूहिक आदर्श, मीन्स कि ग्रुप में सामूहिक आदर्श होना चाहिए, सोशल नॉर्म्स होना चाहिए, प्रतिमान होना चाहिए, आइडियल्स इस्टेब्लिश होने चाहिए जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको फॉलो कर सकें और बिहेवियरल पैटर्न्स बना सकें, व्यवहार के नियमन के तरीके वो अपना सकें। फिर है स्थायित्व। स्थायित्व मीन्स कि ऐसा नहीं होता है कि ग्रुप आज बना और कल टूट गया। सोशल ग्रुप्स रिलेटिवली क्या कहते हैं स्टेबल होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसीलिए इनमें स्थायित्व का भी गुण होता है। फिर है सामाजिक संबंध। सामाजिक समूह के जितने भी सदस्य होते हैं वो आपस में उनके भी अपने रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं। सोशल रिलेशनशिप के माध्यम से वो आपस में क्या कहते हैं इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, प्रॉब्लम्स में हेल्प करते हैं, नीड्स फुलफ़िल करते हैं, ये है। फिर है आदान प्रदान। इसमें कहा गया जो सामाजिक समूह होता है ऐसा नहीं है कि क्या कहते वो सिर्फ उद्देश्यों के लिए पूर्ति करे, साथ ही साथ ये तो करता ही है, साथ ही साथ ये भी है जब कभी सदस्यों को कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई परेशानी है तो वो उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब देखते हैं समूह निर्माण के आधार, मीन्स व्हाट आर द बेसिस ऑफ अ सोशल ग्रुप फॉर्मेशन। इसमें भी सिंपल है, सामान्य उद्देश्य होने चाहिए, ग्रुप बनाने का कोई उद्देश्य होना चाहिए, सामान्य हित होने चाहिए, कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, समूह चेतना होनी चाहिए, ग्रुप कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, शारीरिक समीपता होनी चाहिए, थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हो गया है। फिर समान भाषा होनी चाहिए, लैंग्वेज इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट बाय विच वी कम्युनिकेट। अगर समान भाषा नहीं होगी, अगर आप कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई जर्मन बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है तो क्या होगा, और उन लोगों का एक ग्रुप होगा तो वो ग्रुप उतना अच्छे से सोशल रिलेशनशिप आपस में बिल्ड नहीं कर पाएगा जितना कि अगर आप सिमिलर लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं तो कर पाएंगे। फिर सामान्य निवास होना चाहिए, मीन्स कि वो लोकेलिटी एक होनी चाहिए कि सारे सदस्य उसी सेम लोकेलिटी से, सेम रेजिडेंशियल लोकेलिटी से होने चाहिए, तभी सोशल ग्रुप फॉर्म होते हैं। अब आते हैं सोशल ग्रुप का जो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन कई सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन ऑफ देयर व्यूज़ ऑन फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप। तो कुछ लोगों ने समूह के सदस्यों की संख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। उन्होंने कहा है कि यदि समूह में कम सदस्य होते हैं जिनमें आमने सामने के संबंध हुए तो वहाँ पे प्राथमिक समूह आते हैं, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या होती है वो बड़े समूह भी होते हैं, द्वितीयक समूह जिनको हम कह सकते हैं वो होते हैं। फिर है स्थायी व अस्थायी समूह। स्थायी समूह हम हुए जैसे कि परिवार है हमारा, यह हमारा स्थायी समूह है तो हम आजीवन इसके सदस्य रहते हैं। और अस्थायी समूह होता है जैसे स्पोर्ट्स क्लब की हमने मेंबरशिप लिया, जब तक हम गेम्स में स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहे तब तक हमने क्या कहते उससे जुड़े रहे, और जब हमारा क्या कहते हैं इंटरेस्ट उसके साथ फुलफ़िल हो गया, हमें लगा आगे इसके साथ हमें नहीं जाना है तो हमने उससे अपनी मेंबरशिप विड्रॉल कर लिया। तो इस तरीके से स्थायी व अस्थायी भी होते हैं। अब जो इस टॉपिक का जो मेन वो है
जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछ के जो डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के टाइप्स बताए हैं, उनको पूछते हैं मिक्स एंड मैच करके कि ये वाला ग्रुप किसने बताया है, फला ग्रुप किसने बताया है, इस तरीके से पूछते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कूले के अनुसार। कूले ने अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि 1909 में 1909 में पब्लिश्ड हुई थी, उसमें उन्होंने क्या कहते हैं सोशल ग्रुप के बारे में बताया। उन्होंने मेनली जो था वो प्राइमरी ग्रुप के बारे में बताया, जिसको हम प्राथमिक समूह भी बोलते हैं। उन्होंने प्राथमिक समूह के बारे में बताया। इन्होंने कहा है कि प्राथमिक ग्रुप के सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, मीन्स फेस टू फेस रिलेशनशिप होती है, और जो एक दूसरे के संपर्क में डायरेक्ट आते हैं। और इस तरीके से जो डायरेक्ट संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनमें हम फ्रेंड्स को रख सकते हैं, नेबरहुड को रख सकते हैं, अपने कंपेनियंस हैं, परिवार है ये सदैव मिलने जुलने वाले लोग आते हैं। और इसीलिए सबसे पहले कूले ने परिवार हुआ, पड़ोस हुआ और क्रीड़ा समूह को कूले ने प्राथमिक समूह कहा। ये ध्यान रखिएगा, केवल 3, परिवार, पड़ोस और क्रीड़ा समूह, मीन्स फैमिली, नेबरहुड और आपका प्ले ग्रुप, इन 3 को ही कूले ने प्राथमिक समूह कहा है। इसके अलावा अगर किसी चौथे ग्रुप को पूछ लिया जाता है, दैट इज़ नॉट फ्रॉम द कूलेस पर्सपेक्टिव। इसको इन्होंने बताया है। अब क्या कहते हैं, प्राथमिक समूह की जो विशेषताएं होती हैं, जैसे इसमें की शारीरिक समीपता होती है, जो कि फेस टू फेस रिलेशनशिप है, तो वो तो होगी। समूह का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। इसमें 3 से 4 व्यक्तियों से लेकर 10, 20, 50 व्यक्तियों तक जहाँ फेस टू फेस रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो सकें, वो किया जाता है। समूह की जो ड्यूरेशन है वो इसमें ना स्थायी है और लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या कहते हैं, जो आपके इंटरेस्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं सभी के। ऑल मेंबर्स के साथ आपके रिलेशनशिप इंटरेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इन प्राथमिक समूहों का रोल क्या है हमारी लाइफ में, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस? ये क्या है, आपको साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करने में हेल्प करते हैं, आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि भी करते हैं, और एक आपके साथ आपके और सोसाइटी के बीच में लिंक का भी, एक ब्रिज का भी निर्माण करते हैं। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करते हैं। फिर साथ ही साथ क्या कहते हैं, सोशल ये जो आपका प्राइमरी सोशल ग्रुप है, इसमें क्या कहते हैं, कुछ कुछ इन्होंने कूले ने बताया है कि कुछ कुछ अपकार भी हो सकते हैं, जैसे कि भाई भतीजावाद को भी बढ़ावा इससे मिलता है, पक्षपात को भी बढ़ावा मिलता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर देखते हैं सेकेंडरी ग्रुप। द्वितीय ग्रुप की चार्ल्स कूले ने एज सच व्याख्या नहीं की है, पर इतना अवश्य है कि प्राथमिक ग्रुप की एक्सप्लेन करने की वजह से द्वितीय या सेकेंडरी ग्रुप को क्या कहते हैं, विकास हो सका है। फिर द्वितीयक समूह जो है, इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो प्राइमरी ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के अपोजिट में होती हैं। अगर वो प्राइमरी ग्रुप छोटे होते हैं तो ये बड़े होते हैं, वो उनमें कम सदस्य होते हैं तो इनमें ढेर सारे सदस्य होते हैं। प्राइमरी ग्रुप में आमने सामने के संबंध होते हैं तो इनमें आमने सामने के संबंध नहीं भी होते हैं। लेकिन इन सबको बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिसिज्म भी है इनका अपनी जगह। जैसे कूले का क्रिटिसिज्म ये है कि बहुत से लोग होते हैं जो दूर होते हैं, जिनमें आप आमने सामने के संबंध नहीं भी होते हैं, फिर भी वो टेलीफोन के माध्यम से, लेटर के माध्यम से, या फिर क्या कहते हैं ईमेल हो गया, वीडियो चैट हो गया, किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से वो आपस में बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। और दूसरा कभी कभी ऐसा होता है, आप हायरार्किकल स्ट्रक्चर, किसी ऑफिस स्ट्रक्चर में जाकर देखिए कि बॉस के आगे उसका एम्प्लॉय रोज़ मिलता है, लेकिन उनमें आमने सामने के घनिष्ठ संबंध नहीं हैं। तो इस तरीके के क्रिटिसिज्म भी हैं। तो इसके अलावा आभासी या अर्ध प्राथमिक समूह की
बात भी कही गई है। इसको हम क्वासी प्राइमरी ग्रुप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय समूहों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें अर्ध प्राथमिक समूह कहा जाता है। साथ ही साथ इसे अर्ध प्राथमिक समूह इसलिए भी कहा जाता है कि ये समूह सदस्यों की संख्या है, उनमें जो घनिष्ठता है और जो उनमें आमने सामने के फेस टू फेस रिलेशनशिप की दृष्टि से तो ये प्राथमिक होते हैं, लेकिन संरचना और संगठन की दृष्टि से ये द्वितीयक समूहों के निकट होते हैं। मीन्स इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी ग्रुप की होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी ग्रुप की होती हैं। जैसे कूले ने कहा है, जो हमारे अर्ध प्राथमिक समूह हैं उनमें उन्होंने रखा है स्काउट ग्रुप, लघु विचार गोष्ठी है, सामाजिक वर्ग है, क्लब है और ग्रामीण मनोरंजन के केंद्र हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि कूले के हिसाब से क्वासी प्राइमरी ग्रुप कौन कौन से हैं, तो आप इन्हीं को याद कर लीजिएगा। इनके अलावा यदि कोई अलग से इसमें रखा जाता है ग्रुप में उदाहरण, तो उसको आप हटा सकते हैं वहाँ से जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मैकाइवर और पेज के अनुसार जो प्राथमिक ग्रुप हैं वो हैं परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, गैंग है और जनजाति परिषद। तो जब भी आपसे कभी ये क्या होता है एग्ज़ाम्स में कि मैकाइवर एंड पेज और कूले के मिक्स कर दिए, कि फिर आपको छांटना होता है कि किसने क्या कौन सा बताया, तो आप ये चीज़ें विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से किंग्सले डेविस के अनुसार जो है इन्होंने परिवार को प्राइमरी ग्रुप में रखा, क्रीड़ा समूह यानी कि प्ले ग्रुप को रखा, पड़ोस को रखा, इन्होंने इवन गांव को भी रखा और कार्य करने वाले समूह को भी प्राथमिक समूह में रखा, क्योंकि इनके बीच प्राथमिक समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर हम वॉटोमोर के अकॉर्डिंग देखें तो इन्होंने सामाजिक वर्ग को रखा। न्यू कॉम ने भी सकारात्मक व नकारात्मक समूह बताए हैं। सकारात्मक समूह वो हैं जो हमारे क्या कहते हमारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप करने में मदद करते हैं। इसी तरीके से नकारात्मक समूह वो हैं जो जिनका नकारात्मक प्रभाव होता है समाज पर और लोगों की पर्सनैलिटी पर। इसी तरीके से गिलिन एंड गिलिन ने कहा है कि जो हमारे रक्त संबंधी समूह हैं, शारीरिक विशेषता संबंधी समूह हैं, क्षेत्रीय समूह हैं जैसे राज्य है, जनजाति है, अस्थाई समूह है, स्थायी समूह है, सांस्कृतिक समूह है, ये गिलिन एंड गिलिन ने बताए हैं। फिर सिमेल ने भी इनके साइज के हिसाब से क्लासिफाई किया है ग्रुप को। इन्होंने लघु बताया है और बृहद समूह बताया है। लघु मीन्स ये रिलेटेड टू प्राइमरी सोशल ग्रुप, वही जो संबंध कूले ने बताए हैं लगभग वैसे ही इन्होंने लघु में बताए हैं, और बृहद तो जो सेकेंडरी ग्रुप है उस हिसाब से बताए हैं। फिर मिलर ने भी समूह को परिभाषित किया है। इन्होंने इसके 2 प्रकार बताए हैं, एक लंबवत सामाजिक समूह, दूसरा क्षैतिज सामाजिक समूह। अब मर्टन ने भी क्या कहते हैं सामाजिक समूह के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है। इन्होंने सदस्यता समूह बताया है, गैर सदस्यता समूह है और संदर्भ समूह है। तो सदस्यता समूह वो होता है जिस समूह के हम सदस्य होते हैं, वो सदस्यता समूह हुआ। गैर सदस्यता समूह वो है जिस सदस्यता समूह के सदस्य हम नहीं होते हैं। और संदर्भ समूह वो होता है कि हम जिसके सदस्य नहीं होते हैं लेकिन हम सदस्य होने की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, और उस समूह का कोई ना कोई व्यक्ति हमारा संदर्भ व्यक्ति यानी कि रेफरेंस पर्सन होता है। तो संदर्भ समूह को यहाँ पर हम डिटेल नहीं करेंगे, बस इतना बताएंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट था रेफरेंस ग्रुप का, वो मर्टन ने अमेरिकन जो वहाँ के सैनिक थे उन पर एक स्टडी किया था और उस पर एक बुक लिखी थी उन्होंने, द अमेरिकन सोल्जर। उसमें ही उन्होंने क्या कहते इसकी अवधारणा को रखा रेफरेंस ग्रुप की। तो उसमें क्या इन्होंने बताया कि जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं वो सापेक्षहीनता के रिलेटिव डिप्राइवेशन की वजह से बनते हैं। लोग अपने ग्रुप को नीचा समझते हैं और दूसरे के ग्रुप को ऊंचा समझते हैं, तो उनमें एक हीनता का भाव पैदा हो जाता है अपने ग्रुप के लिए, और वो उस ग्रुप की बजाय जो उनका रेफरेंस ग्रुप होता है उसके नॉर्म्स, उसके वैल्यूज़, उसके आइडियल्स को फॉलो करते हैं ताकि वो उसके जैसे बन सकें। ये बताया गया है।
इसमें इसको डिटेल में हम मर्टन जब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट मर्टन को पढ़ेंगे, आर के मर्टन को डिटेल में पढ़ेंगे, तब उसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। फिर आता है समनर के अनुसार। समनर ने मत मीन्स कि वी फीलिंग के हिसाब से ग्रुप को बांटा, अंतः समूह और बाह्य समूह। अंतः समूह मीन्स वी ग्रुप और बाह्य समूह मीन्स दे ग्रुप। वी ग्रुप वो है जिन्हें हम अपना समझते हैं, जो हमारी फैमिली है, जिसको भी हम अपना कह सकें, ये हमारा है। और बाह्य स्वरूप ये उनका है, दूसरा। तो ये सिंपल क्लासिफिकेशन है कि वी फीलिंग के आधार पर किया गया है कि जिन्हें हम अपना समझते हैं वो अंतः समूह है, और जिन्हें हम पराया समझते हैं या बाहर का समझते हैं वो बाह्य समूह है। बाकी इनमें विशेषताएं दोनों में समूह में एक जैसी होती हैं, बस अपने पराये का अंतर है। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इसके अलावा भी कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम बाय राइटिंग योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। थैंक यू so much for watching the video, and please subscribe the channel and like, share and subscribe. Thank you.